हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 1, वेक्टर्स इन फिजिक्स। लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम 7-8 लेक्चर में खत्म करेंगे। मैक्सिमम जाएगा तो 10 लेक्चर जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला जो है वो होगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, देखिए फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है कि ऐसे क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करते हो वही होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, कौन से लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं कि यह है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो फोर्स है और मास है और एक्सीलरेशन है, ये सारे के सारे क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी है। सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी में आएंगे, क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये एक फिजिक्स का फॉर्मूला है जिसमें फोर्स को मेजर करने के लिए मास को मल्टीप्लाई किया गया है एक्सीलरेशन से, तो हमें फोर्स मिला है। तो ये क्या है? फोर्स एक क्वांटिटी है जो फिजिक्स के एक रूल है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको 3 क्वांटिटी की यूज करनी पड़ी फिजिकल क्वांटिटी की: फोर्स, मास और एक्सीलरेशन। बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? ठीक है, समझे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप। तो पहला इसमें आएगा जो फिजिकल क्वांटिटी है, लिख लेते हैं आप, फिजिकल क्वांटिटी पी डॉट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है ना। अब स्केलर और वेक्टर में हम डिफरेंस थोड़ा सा करते हैं। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, उसको बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में उसमें क्या चीज चिपका दिया जाता है? डायरेक्शन। यदि स्केलर में डायरेक्शन को चिपका दिया गया तो वेक्टर बन गया, यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी काम में आते हैं, तो भैया उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। इसे इसमें देखते हैं, इसमें लिखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है? रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। ये 11th के लिए टॉपिक है। ठीक है ना, 11th में जो आता है, शुरुआत में जब पढ़ा जाता है 11th के लिए, तो वेक्टर भी पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथ, वेक्टर, ये सब चीजें। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को बोल दिया हमने मैग्नीट्यूड। अब इसमें क्या है
अब वेक्टर में क्या है, रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें एक और चीज होता है, इसमें होता है इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है आगे इसको पढ़ेंगे हम। अब ये सिंपल अल्जेब्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को सपोर्ट करता है, सपोर्ट सिंपल अल्जेब्रिकल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना, अब तक जो हम अलजेब्रा में पढ़ते आ रहे थे ना, वही चीज स्केलर के लिए यूज करेंगे, लेकिन वेक्टर सम जो होता है वो अलग सम होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको हम ध्यान से बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में एक खास अंतर ये होता है कि स्केलर में हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। तो ये वेक्टर में क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसको एक्सप्लेन कर ली कि दोनों चाहिए। ठीक है ना, और दूसरी बात ये होती है कि यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फोर्स, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जो मास हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, स्केलर में मास, मास जो होता है, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, यहाँ मोमेंटम हो गया वेक्टर में, मोमेंटम, टॉर्क हो गया। ये सारे क्या है, इसमें इन सबको, इन फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बहुत सारे होंगे। हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन इनमें मास को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन थोड़ी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन में मास 5 किलो है तो वही 5 किलो डायरेक्शन साउथ में क्या हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है ना, नेक्स्ट, एक मिनट, ये 2 हो गया। जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करते हैं, इसका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ स्केलर में तो कुछ पढ़ना नहीं है, वेक्टर चैप्टर है तो वेक्टर ही पढ़ेंगे। अब रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का, अब दो तरीके से हम इसका करते हैं। पहला करते हैं कि पुटिंग, पहला पुटिंग एरो ओवर देयर corresponding symbol। यह दूसरा, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी हो गया तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, v लिखेंगे, v के ऊपर एक एरो लगा देंगे। एक्सीलरेशन हो गया, देखो एक्सीलरेशन, इसको कैसे करेंगे, स्मॉल ए लिखेंगे, ऊपर एक वेक्टर लगा देंगे। फोर्स कर लिया, देखो फोर्स, एफ ओ आर सी, फोर्स, फोर्स एफ लिख लिया, ऊपर एक एरो लगा दिया। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल लिखेंगे, सिंबल के ऊपर एक एरो लगा देंगे, एरो लगाएंगे। राइट साइड में क्या होता है कि एरो का साइन होता है, स्टार्ट होता है कहाँ, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ऐसे हम कर देंगे। दूसरा होता है बोल्ड फेस, बोल्ड फेस लेटर। कैसे हुआ, ऐसे मान लो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को बोल्ड लेटर से लिख दिया, बहुत सारे बुक्स में दिखाई भी देंगे ऐसे। एक्सीलरेशन को बोल्ड लेटर से ए लिख दिया, फोर्स को बोल्ड कर दिया, हो गया बोल्ड। ठीक है ना, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन आपको बुक्स में मिलेंगे।
तो जब सॉल्व सॉल्व करेंगे तो बोल्ड लेटर में होगा तो समझ जाइएगा वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर एरो लगा हुआ है, एरो, अब इस एरो में देखिए, एरो ऐसे होता है, एरो, एरो यहां से लेके यहां तक है, ये इसको क्या करता है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि लेंथ ऑफ एरो, जो लेंथ ऑफ एरो होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ देखिए ये है ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट है ये, ठीक है। ये फाइनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन बोलो सबसे अच्छा रहेगा। ये है फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। इसे कोई बोले कि ए से स्टार्ट हुआ और बी तक क्या हुआ, पहुंच गया, तो ऐसे करेंगे हम, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये है फाइनल पॉइंट। अब इसमें एरो आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करेंगे, इसके टेल को रखेंगे और हेड को रखेंगे इसको फाइनल पॉइंट पे, तो इसको हम टेल बोल देते हैं, टीआईएल, इसको बोल देते हैं हेड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका भाई लोग, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे कहां पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में इसका हम यूज करेंगे, ठीक, कहाँ यूज करेंगे इसका हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे यूज करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है कि फोर्स की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट दे रखी है। तो भैया ये देख लो, सबसे बढ़िया है, नॉर्थ ईस्ट दे रखी है ना, तो देखो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, तो देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन इस फोर्स के डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड सब दिखाना है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ, ये हो गया तुम्हारा साउथ, ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, ये तुम्हारा हो वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आ जाएगा कहीं, नॉर्थ ईस्ट, अरे क्या हो गया भाई, बीच में हो ऐसे, भी ऐसे 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 हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होगा। लेकिन इस नॉर्थ ईस्ट में ये बोल क्या रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में बोल रहा है कि ये 10 न्यूटन है, तो नॉर्थ ईस्ट में भैया 10 न्यूटन, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 न्यूटन, नॉर्थ ईस्ट में है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन है, इसको ऐसे करता है। नॉर्थ ईस्ट में ये है, मान लो ये फोर्स है ना एफ, मान लो एफ वेक्टर हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब एफ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया, ठीक है ना, तो यानी कि एफ वेक्टर जो है वो ये है, तो एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, यानी कि ये कितना है, ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं, कहने का मतलब है ना कि जैसे मान लो कि कोई भी वेक्टर हो, ए वेक्टर हो, यदि ए वेक्टर है, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो सिंपली क्या करेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे और उसके दोनों तरफ मोड लगा देंगे, ठीक है ना। इससे ये हो जाता है क्या कि जो अंदर वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोड लगाते हैं, ठीक है ना, हो गया, समझे, आगे। अब एक नई चीज ये है कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का, जब हम लेते हैं तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा आपको पता है, जैसे कैसे नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एफ वेक्टर दे दिया है 5 न्यूटन टुवर्ड साउथ, ऐसे दे दिया है, तो इसमें हम
मैग्नीट्यूड पता करना है, मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, पता करना है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एफ वेक्टर दे दिया है, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, यदि एग्जांपल ऐसे दे दिया हो, यदि एफ वेक्टर दे दिया हो -5 न्यूटन दे दिया है, ठीक है ना, -5 न्यूटन दे दिया है, तो एफ वेक्टर क्या होगा, एफ वेक्टर ये हो जाएगा -5 न्यूटन, इसके दोनों तरफ मॉड लग गया, ये 5 न्यूटन हो गया। कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हम्म? अब इसी पर एक क्वेश्चन मैं दे दूं, यहाँ पे क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन ये दे दूं कि which of the following cannot be the magnitude of vector, ऑप्शन देखो, 0, 5C, -5D and 101। तो कौन सा इसमें होगा तीनों चारों में ऑप्शन में कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता? तो आप लोग कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना आसान तो है, निगेटिव वाला, ये निगेटिव कभी नहीं हो सकता वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ, अब समझ में आ गया होगा कि एक लाइन क्या है ये, कि वेक्टर कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो सकता। बोलते बोलते हार जाते हैं यार। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब चीजें क्या होती है कि वेक्टर जो हमने देख लिया, वेक्टर दो प्रकार का होता है, स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, स्केलर और वेक्टर। और वेक्टर में भी कैटेगरी होती है, वेक्टर दो प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे वेक्टर जो हो गया, तो जो वेक्टर हो गया, वेक्टर ये दो प्रकार की हो गई, ये है फ्री वेक्टर, अब दूसरी हो गई लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर। और फ्री वेक्टर में होता क्या है ना, कि कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर होगा, इसमें क्या होगा, वो पैरेलली शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट द वेक्टर विच, द वेक्टर विच शिफ्ट, शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। जैसे कि मान लो ऐसे है, यहाँ पर ये एक वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसको हम आराम से, इसको हम शिफ्ट करा के नीचे ला सकते हैं, ऐसे ऐसे हो गया, पहले यहाँ था, अब इसको शिफ्ट करा के हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पे ला दिया। ठीक है, या फिर यहाँ पे था, शिफ्ट करा के यहाँ पे ला दिया। ठीक है सर, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे था, फिर इसको हमने शिफ्ट करा के पैरेलली यहाँ पे यहाँ ला दिया। ठीक है ना, दो तरीके से यहाँ पे करा दिया मैंने, पहले तरीके से, ये दूसरे तरीके से। ठीक है, तो ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है जिसको हम पैरेलली शिफ्ट करा रहे हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट करा दिए, इसको हम राइट साइड में भी शिफ्ट करा दिए, तो पैरेलली जो शिफ्ट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। और लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या होता है ना, कि वो शिफ्ट नहीं कर पाता है, कैन नॉट, कैन नॉट शिफ्ट पैरेलली टू इट सेल्फ। ये क्यों, कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल दीजिए सर, ये कैसे शिफ्ट नहीं कर पाता है? सर लोकलाइज्ड का मतलब समझ लो कि फिक्स, फिक्स जैसा पोजीशन, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो क्या है एग्जाम्पल। देखो जैसे मान लो कि हो गया कि ये एक बॉडी है, ठीक है, अब इस बॉडी को ये ऊपर की तरफ, ऊपर
यहाँ पर फोर्स लग रहा है आपका 10 न्यूटन, ठीक है। और दूसरी बॉडी है यहाँ पे, सेम साइज की बॉडी है। अब उसके नीचे लग रहा है फोर्स, यहाँ पर लग रहा है फोर्स कितना है 10 न्यूटन। सोच के देखो कि ये ऊपर लग रहा है फोर्स, ये इसी बॉडी पर नीचे फोर्स लग रहा है, तो क्या इन फोर्स का जो प्रभाव है क्या सेम होने वाला है? नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी आगे जा रही है। अब उस नए फोर्स को हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी क्या हुई, गिर गई, ठीक है, कहीं गई कि नहीं गई। इसका मतलब कि ये ऐसे फोर्स हैं जो लोकलाइज्ड फोर्स हैं। यदि देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन मान लो इसको इसको हम इधर से इधर नीचे शिफ्ट करके ला रहे हैं, तो इसका काम अलग हो जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड फोर्स, ठीक है ना। और इसको प्रिसाइजली बोलूं तो सोच के देखो, एक देखो फिजिक्स में यदि कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं तो मजा नहीं आता, ठीक है। अब इसमें मैं क्या सोच सकता हूँ कि जैसे यहाँ देखो, फ्री वेक्टर में इसका जो पॉइंट नहीं, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो था ना इस वेक्टर का, ये था, और ये शिफ्ट करके नीचे आ गया, तो ये भी यही है, सेम ही है, देखो दोनों पैरेलल है। फिर ये है, यहाँ था वेक्टर, यहाँ से यहाँ चला गया, तो जो डायरेक्शन था ना, डायरेक्शन नहीं बदला, एप्लीकेशन जो है उस वेक्टर का डायरेक्शन बदला ही नहीं। अब लोकलाइज्ड में क्या होगा ना, कि हमारा जो एप्लीकेशन था ना, एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स ये है, लेकिन ये शिफ्ट होकर नीचे आ गया, तो एप्लीकेशन क्या हो गया, नीचे आ गया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है इसमें। यहाँ अप है, यहाँ डाउन हो गया, देखो पैरेलली तो ये भी आया है, लेकिन ये अप हो गया, ये डाउन हो गया। तो लोकलाइज्ड फोर्स में यही अंतर होता है कि यदि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है जो चेंज हो जाता है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाते हैं। लेकिन फ्री वेक्टर हम जितना भी काम करेंगे इसी पे करेंगे, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। एंगल वगैरह फाइंड करने वाले हैं, तो उसमें हम शिफ्ट करके पैरेलली ही एंगल को फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो फ्री वेक्टर का पूरा भरपूर यूज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप पढ़ने वाले हैं भैया हम, ठीक है। अब यहाँ टाइप पढ़ेंगे आज, तो टाइप आज तो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला हो गया पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर में क्या है, देखो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, इसमें दो पॉइंट चीज है, सेम डायरेक्शन, ऐसा वेक्टर जिसका सेम डायरेक्शन हो, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो, एंगल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0 डिग्री, ठीक है ना। सेम सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री तो होगा ही। अब दूसरी बात, दूसरा वेक्टर आ गया यहाँ पे, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। इसमें क्या चीज है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरी बात क्या है कि जो इसमें जो एंगल है वो है 180 डिग्री, 180 डिग्री आपस में एंगल ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड थर्ड है इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ से बहुत सारी भ्रांतियां बाहर निकलने वाली है, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, ठीक है। तो ए और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर है, इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। दूसरा, इन दोनों में जो एंगल होना चाहिए, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। यहाँ भी हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यदि मैंने नहीं लिखा तो यहाँ मैंने बोल दिया। तो एंगल ए और बी के बीच 0 डिग्री एंगल होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल में बोलूँ ना कि ये एक फोर्स है, एफ वेक्टर है, F1 वेक्टर, ये दूसरा है F2 वेक्टर। ठीक है ना, तो इनका क्या है कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसमें सेम हो जाएगा। अब यहाँ F1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो भैया ये इक्वल होगा ही होगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, और इसमें एंगल देखो, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, एंगल भी सेम, एंगल 0 डिग्री। ठीक है, लेकिन यदि क्या हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर होगा, नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया उसका। समझे कि नहीं समझे, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैं ले लेता हूँ, ये हो गया तुम्हारा एफ वेक्टर, ये तुम्हारा हो गया वी वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल सेम है, डायरेक्शन सेम है, तब भी ये जो वेक्टर होंगे ना भैया देखो, ये इक्वल नहीं होंगे। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो गई सर, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी तो भैया इक्वल कैसे हो सकता है, किलोमीटर लीटर के बराबर थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी सेम, फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी सेम, सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर में सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें फोर्स है, ये फोर्स है, तब इसमें इक्वल वेक्टर लगा लिए। यहाँ फोर्स है और वेलोसिटी है, सब कुछ इक्वल है, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, तो भैया उसको हम मानेंगे ही नहीं कि वो इक्वल वेक्टर है। समझे, तो यहाँ पर ये ट्रिकी चीज था। ठीक, अब चौथे में आते हैं, फोर्थ, फोर्थ कौन सा है, नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, इसको नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, F1 वेक्टर है, और ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा F2 वेक्टर। ठीक है, तो इसमें होना क्या चाहिए, इसमें होना चाहिए क्या कि मैग्नीट्यूड सेम, कंडीशन है मैग्नीट्यूड होगा सेम, डायरेक्शन होगा अपोजिट, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो भैया जो एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड सेम का मतलब क्या होगा, इक्वल, सेम का मतलब इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो यहाँ पे, यहाँ पर हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया भैया सेम, तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे कर दोगे क्या कि F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर, ऐसे करोगे क्या, ये गलत है भैया। पता है क्यों, सब कुछ इक्वल होते हुए भी एक चीज है जो इक्वल नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। ठीक है ना, डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे ना, F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर यहाँ लिख देंगे। अब ये चीजें करेक्ट हो गई। अब यहाँ पर जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन यूज only for reversing the direction, reversing the direction, डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब और कुछ मत समझना। ठीक है ना, फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि डायरेक्शन ही रिवर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इसमें क्या देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं,
थोड़ा सा ऐसे मान लो कि ये है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, और ये भी एक है ए बी वेक्टर। ये हो गया हमारा सेम है। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर है, ये बी ए वेक्टर है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे ए बी वेक्टर, ये है हमारा बी ए वेक्टर, ये भी ए बी ए वेक्टर, ये बी ए वेक्टर है, ठीक है, बी ए वेक्टर है ये। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो ए बी वेक्टर है ना वो बी ए वेक्टर के बराबर नहीं है, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि सब कुछ इक्वल होते हुए भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो सब कुछ इक्वल करो ना फिर, तो फिर यहाँ पर ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, यानी कि ये जो बी ए वेक्टर है ना, बी ए वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर। ये जो ए बी वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं हम माइनस बी ए वेक्टर के बराबर है ये, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से एक और चीज निकल सकता है, ये इक्वल नहीं हो रहा है लेकिन एक चीज और इक्वल हो सकता है, क्या चीज, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना, ये बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है लेकिन वेक्टर इक्वल नहीं होगा जब तक कि हम माइनस का साइन पुट नहीं करेंगे। फिर यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, देखो यहाँ पर जो है ना F1 वेक्टर जो है ना उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, हो नहीं सकता, F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, चमका कि नहीं चमका, चमक गया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब कौन सा था ये, चौथा था क्या, चौथा था क्या, चौथा था, हाँ पांचवा देखते हैं। टर्मिनल वेक्टर, टर्मिनल वेक्टर लेते हैं, ठीक है। अब इस टर्मिनल वेक्टर क्या है, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका जो एंडिंग पॉइंट है ना वो सेम है, एंडिंग पॉइंट सेम है। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे बहुत सारे वेक्टर मिल रहे हैं, मान लो F1 वेक्टर मिल गया, यहाँ पे देखो F2 वेक्टर मिल गया, यहाँ देखो F3 वेक्टर मिल गया। तो जिसका जो टर्मिनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम है, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। 6 में है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है उसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये क्या है इसका इनिशियल पॉइंट, ये है ओरिजिन, ये है ओरिजिन, या स्टार्टिंग पॉइंट इनकी क्या है, सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये सेम है इस वेक्टर की, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसमें एक आता है कंकरंट, सातवां हो गया कंकरंट वेक्टर। अब कंकरंट वेक्टर में होता क्या है कि ऐसे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, कैसे, जैसे मान लो लाइन ऑफ एक्शन कॉमन पॉइंट से होकर गुजरता हो, लाइन ऑफ एक्शन जो है कॉमन पॉइंट से हो नहीं, हाँ लाइन ऑफ एक्शन जो कॉमन पॉइंट से होकर गुजरता हो उसको बोलते हैं कंकरंट वेक्टर। जैसे मैं दो एग्जांपल दूंगा इसका, एक में होगा एक में नहीं होगा। देखो ये ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा सी वेक्टर, ये पहला हो गया, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर, अब ये हो गया तुम्हारा सी वेक्टर। अब देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें देखो ये ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, सी वेक्टर इधर जा रहा है, किसी का ही तीनों का कॉमन पॉइंट है क्या, कोई नहीं है ना। जब कॉमन पॉइंट है ही नहीं इन वेक्टर का तो ये कॉन्करेंट वेक्टर्स है ही नहीं, ठीक है। ये है, ये कैसे है देखो,
जब इसको हम इसकी टेल को बढ़ाते हैं, जब पूंछ को बढ़ाते हैं ना, तो आएगा, देखो यहाँ पर आ गया ना, कॉमन लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट कॉमन आ गया यहाँ पे। तो ये क्या है, ये कॉन्करेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, आठवां कोप्लेनर वेक्टर। अरे क्या हो गया, को प्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो कोप्लेनर वेक्टर में क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो, उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन में वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो ये सारे के सारे सेम प्लेन में हो, तो वेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, वेक्टर वेक्टर्स इन सेम प्लेन, सेम प्लेन्स में हो। पूरा डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, जो जो कोर चीजें हैं मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स समझने की चीजें होती है, रटने की चीज नहीं होती है। ठीक है ना, जो सेम प्लेन में होता है। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे मान लो कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन में दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, कैसी भी रखो। यदि अ, ऐसा प्लेन है, ऐसे प्लेन है, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये देखो ऐसा प्लेन है, तो ये मान लो यहाँ ए वेक्टर है और यहाँ बी वेक्टर है, तो ये सेम प्लेन में दोनों वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसमें दो स्टेटमेंट आएंगे इसमें, देखो कैसे। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। अब इस दो स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है कि पहला, कि दो वेक्टर कैसे भी रहे वो कोप्लेनर ही होते हैं। ठीक है, भले उसको पैरेलल शिफ्टिंग करके हम उसको क्या करें, उसका ओरिजिन पॉइंट सेम कर दें, फिर वो जो हमको पता चल जाएगा कि ये कोप्लेनर है। ठीक है, उसका प्लेन पता चल जाएगा कौन सा, ये ऐसा प्लेन है, ऐसा प्लेन है, ऐसा प्लेन है, कैसा प्लेन है। ठीक है, पहले शिफ्टिंग से हम कर लेते हैं, आगे हम पैरेलल सिस्टम शिफ्टिंग करने वाले हैं। तो दूसरी बात हो गई, ये पहला हो गया। दूसरा ये है कि तीन या तीन से ज्यादा जो वेक्टर होते हैं ना, या वो कोप्लेनर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ एग्जांपल देखते हैं। जैसे तीन वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये वी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। ये एक प्लेन में है भैया, ये एक प्लेन में है, देखिए ये एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, ये प्लेन वेक्टर हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हो कि ये ए वेक्टर हो गया, देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर हो गया, ये वी वेक्टर हो गया, और ये सी वेक्टर हो गया। देखो ये सेम प्लेन में है, देखो ये सेम प्लेन में है कि नहीं है। लेकिन इसी को क्या किया जाए, इसको इस वेक्टर को ऐसे कर दिया गया, देखो यहाँ देखो ऐसे कर दिया गया, ऐसे किया गया ऐसे। तो ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, इधर दूसरा प्लेन, दूसरा प्लेन हो गया इधर दूसरा। ठीक है ना, यहाँ देखो, यहाँ जो हो गया तीसरा प्लेन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर जो हो गया तीसरा प्लेन हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर होंगे, तो ये कोप्लेनर भी हो सकते हैं और कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं, कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। कोप्लेनर मतलब कि वो एक प्लेन में भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्लेन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको करें, कहीं भी आएगा, जब भी एससीबी यदि एससीबी लगाते हैं तो उसमें ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। एक आता है, कौन सा था नंबर इसका, आठवां, नौवां, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, वो तो भैया होता है जीरो। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जीरो लिख के ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। ये जीरो वेक्टर आता कैसे है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर को ऐड किया गया इसके माइनस बी वेक्टर से, तो कितना आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब दो अपोजिट वेक्टर को जब ऐड किया जाता है तो भैया क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है। दो वेक्टर को सम किया जाए, मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो,
तो उसको ऐड करने से भी क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाता है। ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, जीरो वेक्टर। अब अब आते हैं नेक्स्ट, 10 नंबर में आ गया पोलर वेक्टर। मतलब पोलर वेक्टर में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ ऐसे वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी हो, और क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल में ये हो गया हमारा एक बॉडी हो गया। ठीक है, अब इस पे एक फोर्स लगा के हम खींच रहे हैं, एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या है ये, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए नहीं, ऐसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। एक मिनट, कैमरा हिल गया है। ठीक है, अब 11th क्या आएगा, कौन सा है, एक्सियल वेक्टर लेते हैं, एक्सियल वेक्टर। इसका हम डिटेल स्टडी जो है करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे कहाँ पे, रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, याद करने के लिए बहुत कुछ है उसमें, फिजिक्स में भी याद करना पड़ता है, करना पड़ता है बेटा। यदि तुम मिट निकालना चाहते हो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम चीजें तो याद ही रहनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आना है, और एनसीईआरटी को रट्टा जो मारेगा तो भैया उसका तो निकलेगा ही निकलेगा रेट। तो रट्टा मारने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन का पूरा रट्टा मार लिया, अलग चेंज करके आ गया तो भाई गायब हो गए, कुछ आ नहीं रहा है। ऐसा नहीं करना है। मैं मैं रट्टे की बात में ये बोल रहा हूँ कि 200 क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो कम से कम 150 क्वेश्चन तो तुमको मुझेबानी होना चाहिए, थोड़ा कम सोचने पर भी आ जाना चाहिए। और 30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसपे सोचने, दिमाग खर्च करे तब आए। ठीक है ना। तो ऐसा तभी होगा जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो एससीबी को चाट जाना पूरा का पूरा। और एक और चीज, मैं एक और सीरीज शुरू शुरू करूंगा, इसमें एससीबी के सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिटेल स्टडी करेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे, एससीबी सॉल्व करेंगे पूरी। ठीक है, चलो एक्सियल वेक्टर होगा, इसका डिटेल स्टडी हम करेंगे रोटेशन में। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर स्टडी करना बहुत जरूरी है, तो कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ये है कि जब भी एक्सियल वेक्टर जो होता है वो काम क्या करता है, तो वो रोटेशनल इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है, और वो कैसे करता है उसको हम रोटेशनल चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, कैसे करता है, तो थोड़ी बहुत यहाँ भी स्टडी करेंगे। अब डायरेक्शन पता करना है, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, तो ये हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। कहने का मतलब, ऐसे देखो, ऐसे पंखा होता है, पंखा यहाँ डांस कर रहा है, नाच रहा है पंखा, ऐसे डांस कर रहा है कि नहीं। तो ये जो ऐसे घूम रहा है पंखा, तो इसका जो एक्सिस क्या है, ये है एक्सिस, यहाँ पंखा घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस है। तो या तो इसके एक्सिस जो अप डायरेक्शन में इसका एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा, या डाउन डायरेक्शन में होगा, इसकी बात बोल रहा है। ठीक है, जो अलोंग द एक्सिस ये है, तो अलोंग द एक्सिस तो होना चाहिए, लेकिन अप में होगा डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर का, या डाउन में होगा। इसको हम कैसे पता करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल है, इससे हम पता करते हैं क्या, डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर का ऊपर होगा कि नीचे होगा अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल तो बाद में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ हम देख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है।
तो ये है, लिखा है कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड along the motion of the particle, then the thumb will indicate direction of axial vector, axial motion. तो कैसे होगा, एग्जाम्पल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कैसे हुआ। इसे मान लेते हैं कि ये है प्लेन, ये हमारा है प्लेन, ठीक है, और जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है ऐसे, तो ऐसे मोशन हो रहा है, तो ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोशन हुआ है पार्टिकल का, मोशन ऑफ पार्टिकल हुआ है, क्लॉकवाइज मोशन हुआ है। अब तो क्या होगा कि जब क्लॉकवाइज मोशन हुआ है, क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा है मोशन, ऐसे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे अपने कर्ल करेंगे फिंगर को, राइट हैंड फिंगर, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, देखो यहाँ कर्ल किया, ऐसे ऐसे कर्ल किया, कर्ल करने के बाद नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, अरे यार फोटो निकाला, डाउनवर्ड की तरफ क्या होगा कि ए इंडिकेट कर रहा है थंब, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ऐसे कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा यही एक्सियल मोशन का डायरेक्शन होने वाला है, यही है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है यही है मोशन का डायरेक्शन, एक्सियल मोशन का डायरेक्शन। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं, देखो यदि एंटी क्लॉकवाइज में है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो देखो यहाँ पे, तो ये इसका एक्सिस हो जाएगा, ये इसका एक्सिस हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा, ये भी इसका एक्सिस था, और एक्सिस के ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये अपवर्ड की तरफ हो जाएगा, इसका डायरेक्शन अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं, ठीक है। अब जो होगा, जो हम रोटेशनल चैप्टर है ना, जो उसमें पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम 5 एक्सियल वेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर वेक्टर के बारे में तो जानेंगे बस, ठीक है ना, इनके क्या काम होता है, कैसे क्या काम करते हैं, ये कहाँ इसका यूज होता है, ये सब हम चैप्टर्स में अंदर पढ़ेंगे फिजिक्स में, ये तो शुरुआत है इसकी, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, और टॉर्क है। इन सबको डिटेल्ड स्टडी है, मजा आ जाएगा उसमें। ये सबको कहाँ पढ़ेंगे हम, रोटेशनल चैप्टर में डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आता है ना, एक कितने नंबर का था, 11th, तो 12th में हमारा आता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखो ये भैया यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ये ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू हो जाता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, भैया ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर है, ये इसका यूनिट वेक्टर है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर, उस वेक्टर में उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आ जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर। तो पता है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1 होता है। अच्छा इसका कोई यूनिट होता है क्या, यूनिट वेक्टर का यूनिट होता है क्या, यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर, it has no unit itself, खुद का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। जिस भी वेक्टर के साथ ये जुड़ा रहेगा, उस वेक्टर का जो यूनिट होगा ये इसका यूनिट हो जाएगा। अब इतना सारा रामायण मैंने बोल दिया,
तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर एग्जाम्पल से, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। इसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं क्या? अरे क्या आ गया, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 5F वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ। अब इसका F कैप निकालना है, तो F कैप क्या हो जाएगा? F कैप इक्वल टू हो जाएगा F वेक्टर अपॉन F वेक्टर का मैग्नीट्यूड। F वेक्टर क्या है कि 5 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ अपॉन, अब 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन को हटा दो तो मैग्नीट्यूड जो बचा उसका 5 होगा, 5 न्यूटन। यदि -5 होता तो भैया 5 ही लिख दे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, 5 न्यूटन को उड़ा दे रहे हैं 5 न्यूटन से, तो एफ कैप क्या बच गया भैया? 1 यूनिट वर्ड नॉर्थ। यानी कि वह है कि इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन वही होता है जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है, खुद का कोई डायरेक्शन नहीं होता सर, नहीं होता। तो देखो हमने क्या किया, ए कैप इक्वल टू क्या किया, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा। अब ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर ए कैप। यदि किसी भी वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसमें डायरेक्शन होता है कि नहीं होता? जैसे ये था कि एफ वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए, जो एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। और ये क्या हो गया, अरे यार क्या हो गया, ये एफ वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये भैया टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन जो हो गया, ये हो गया आपका एफ कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? इसी टाइप में है कि नहीं है? ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। और जो भी होता है इसका यूनिट 1 होता है, डायरेक्शन वही होता है जो वेक्टर के साथ, जिस वेक्टर के साथ जुड़ा रहेगा वही उसका डायरेक्शन था। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। v vector is equal to 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ, तो v कैप क्या हो गया, 1 यूनिट टुवर्ड साउथ। ठीक है ना, डायरेक्शन तो सेम होगा लेकिन यूनिट मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, तो भैया यही होता है। ठीक है ना, अब देखो आगे चलते हैं। आता ना ये लास्ट में आएगा बहुत शानदार चीजें, बेस वेक्टर आते हैं, बेस 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 यूनिट वेक्टर्स। तो 15 हो गया, 14, 12, 13 पे आते हैं, गिनती भूल जा रहे हैं। बेस यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, बेस यूनिट वेक्टर, बेस यूनिट वेक्टर, एक मिनट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऐसे देखिए सर, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस बेस यूनिट वेक्टर से, तो भैया ये है कलर चेंज, ओ आई कैप। ठीक है, कैपिटल आई कैप मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा जे कैप, जे के ऊपर टोपी पहना दिया, यहाँ के ऊपर भी टोपी पहना दिया भैया, ठंड लग जाए ना लगे इसलिए टोपी पहना रहा है, ठंडी चल रही है अभी।
तो यहाँ देखो, यानी कि एक्स एक्सिस का जो हो गया हमारा आई कैप है, कैपिटल आई कैप मत लिख देना, गलत हो जाएगा। वाई एक्सिस के लिए भी हो जाएगा क्या, स्मॉल जे कैप, स्मॉल बोलना जरूरी है भैया, ये भी लिखना जरूरी है। जेड एक्सिस के अलोंग जो होगा हमारा बेस यूनिट वेक्टर हो जाएगा स्मॉल के कैप, कैपिटल के कैप नहीं होगा। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये होता है बेस यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो कि दे दिया है भैया, ये एग्जांपल के तौर पर ले लो, एग्जाम्पल दो ही एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं कि इधर दे दिया है भैया F1 वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन, यहाँ दे दिया है F2 वेक्टर दे दिया है यहाँ पर 3 या 4 न्यूटन, यहाँ 3 न्यूटन दे दिया है। तो हम क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसे करेंगे भैया, F1 वेक्टर इक्वल टू 4i कैप न्यूटन, F2 वेक्टर करेंगे, F2 वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे 3j कैप न्यूटन, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि देखो y एक्सिस में जा रहा है ये, तो y के लिए 3 स्मॉल जे कैप। ठीक है, अब ये जो 4 F1 वेक्टर है ये x एक्सिस की तरफ जा रहा है, इधर फोर्स लग रहा है इसका 4 न्यूटन, तो देखो F1 इक्वल टू 4i कैप, x की जगह पे। अब देखो ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये x डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन है, ये हमें i कैप से पता लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि i कैप का जो डायरेक्शन होता है वही x का डायरेक्शन होता है। सिमिलरली y के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने j कैप का सहारा लिया। ठीक, यहाँ पर मान लो कोई होता F3 इक्वल टू 5 न्यूटन, तो हम क्या लिखते, F3 वेक्टर इक्वल टू 5 के कैप न्यूटन लिख देते, बात खत्म। अरे ठीक है, लिख देते हैं, बात खत्म हो जाती है इसी में। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है जो थोड़ा सा हो सकता है कि तुमको दुख पहुंचाए। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो न्यूटन लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको 4i कैप भी लिख सकते हो, 4i कैप, यहाँ पर 3j कैप, यहाँ पर 5k कैप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब क्या करूं, चलो फ्रॉम द above प्रॉब्लम, यहाँ से कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं, इसी में से। ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या है, अच्छा F1 वेक्टर जो है क्या F2 वेक्टर के बराबर है क्या, ट्रू फॉल्स लिखना है भैया, बताई दो, बताई दो, बताई दो। देखो F1 वेक्टर है 4i कैप, F2 वेक्टर है 3j कैप, डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड, अरे ये गलत है सर, फॉल्स है। चलो, क्या F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है? नहीं सर, मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं है, का 3 का 4 है। अच्छा, तो ये बताइए आई कैप इक्वल टू जे कैप है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, गलत होगा सर, फॉल्स होगा। चलो, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यस ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, हर एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है सर, 1 होता है, इसलिए ट्रू है। अब देखो यहाँ पर F1 कैप इक्वल टू F2 कैप होगा क्या, कैप, अरे कैप लग गया तो सर ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो F1 कैप यानी F1 का डायरेक्शन x डायरेक्शन आई कैप की तरफ, F2 का डायरेक्शन y की तरफ, तो भैया ये तो फॉल्स ही होगा। अच्छा बताओ, F1 कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F2 कैप का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल हो गया? सर ये तो मैग्नीट्यूड बोल रहा है, और किसका, यूनिट वेक्टर का, तो भैया ट्रू ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो और एक यहाँ देख लेते हैं, ओह, और क्या देखें, अच्छा एक और चीज देख लेते हैं इसमें, 3 2 4 6 हो गया, 7वां, क्या आई जो वेक्टर है परपेंडिकुलर है जे वेक्टर का,
f1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू f2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू f3 वेक्टर। ये तीन दोनों में से ये हो गया 2 2 4 2 6, ये हो गया 7th, ये हो गया 8th। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या हुआ। तो जो ये है आई वेक्टर, ये है जे वेक्टर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये तीनों ऐसे हैं भैया, तीनों ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे वाई एक्स जेड, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा आई और जे परपेंडिकुलर है, ट्रू बात है। तो F1 F2 F3 है, आई जे और के आपस में परपेंडिकुलर होंगे, F1 F2 F3 भी परपेंडिकुलर है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो अभी हो गया हमारा पहला लेक्चर का एंड, और वेक्टर का दूसरा लेक्चर हम कल करेंगे। ठीक है, आज हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स को खत्म किया है, कल हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, गुड बाय।